नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये हमारी स्टोरी का एपिसोड नंबर 7 है। एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको अगला एपिसोड सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सनी द्वारा सारी बातें बताने के बाद सार्थक के मुंह से निकले शब्दों से सनी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि सार्थक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। सनी को लगा कि सार्थक के इस तरह से व्यवहार करने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो सार्थक नाटक कर रहा था कि उससे सच में कुछ भी पता नहीं है, या तो विक्की हॉस्पिटल पहुंचने के पहले तक भी जिंदा था। मतलब शायद सार्थक को ऐसा लगा होगा कि उसके और विक्की के बीच की लड़ाई के बाद विक्की को कुछ नहीं हुआ होगा, वह मरा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सनी ने समझाया, देखो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा, और मैं जानता हूं कि तुमने रॉकी पर हमला किया था क्योंकि वेपन हॉल के हादसे के बाद तुम ही थे जो उससे बदला लेना चाहोगे। और वैसे भी कौन उस पर हमला करेगा, और तुम्हारे जैसे गॉन्टलेट वैसे भी और किसके पास है। और मैं समझ गया था कि मुझसे लड़ने के बाद तुम विक्की से बदला लेने गए होंगे। सनी आगे कहता है, देखो मैं स्कूल में जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम अपने उस नकली पावर लेवल के पीछे क्यों छिप रहे हो, लेकिन प्लीज जो भी है, मैं इन सब में शामिल नहीं होना चाहता हूं और मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। सार्थक अभी भी सनी द्वारा बताई गई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी एक छात्र की मौत हुई थी। सच कहें तो सार्थक को पता नहीं था कि स्कूल में किसी छात्र की मौत के लिए क्या सजा होती है। यदि बाकी छात्रों को रॉकी और सनी पर हुए हमलों के बारे में पता चलेगा तो वे स्वाभाविक रूप से यह मान लेंगे कि सार्थक ने ही बदला लिया है। हालांकि एक बात जो लोगों को सार्थक पर शक करने से दूर रखेगी वही ये कि सार्थक अभी भी केवल एक पावर लेवल 1 का छात्र है। अभी केवल सनी ही सार्थक का राज जानता था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सनी सार्थक से डर रहा था। इन सारी बातें को सुनने के बाद अभी के लिए सार्थक को लगा कि सनी की हाँ में हाँ मिलाना ही सबसे अच्छा है। सार्थक ने कहा, देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं तुम सिर्फ अपने दोस्त की रक्षा कर रहे थे और तुमने कॉम्बैट क्लास में मुझे चोट नहीं पहुंचाई, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे मैं भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। थैंक यू, सनी ने झुकते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। सनी के जाने के बाद सार्थक के दिमाग में यह बात लगातार घूम रही थी कि आखिर विक्की को किसने मारा होगा। क्या स्कूल में और भी कोई है जिसे विक्की से दुश्मनी थी। यहाँ लोगों को स्कूल में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे और स्कूल ने भी जानबूझकर यह सुनिश्चित किया था कि स्कूल में आने से पहले कोई किसी को नहीं जानता हो। सार्थक के लिए किसी पर भी शक करना मुश्किल था। सार्थक विक्की के बारे में सिर्फ उतना ही जानता था जितना कॉम्बैट क्लास में हुआ था। अगर विक्की जैसा छोटी सोच का आदमी उस तरह के हमले की योजना बना सकता था तो हो सकता है कि शायद उसने पहले ही कई दुश्मन बना रखे हो। सनी से अपनी बात खत्म करने के बाद सार्थक अपने बाकी 2 रूममेट्स के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन की ओर चला गया, लेकिन जब वह कैंटीन में पहुंचा तब उसने अर्जुन और प्रखर को हमेशा की तरह एक साथ बैठे देखने के बजाय अर्जुन को अकेला बैठा पाया और प्रखर का कहीं कोई निशान नहीं दिख रहा था। सार्थक ने जल्दी से अपना खाना लिया और अर्जुन के बगल में जाकर बैठ गया। अर्जुन ने सार्थक से कहा, अरे तुम मेरे साथ कैसे बैठ गए? क्या तुम्हें सेकंड ईयर वाले छात्रों से डर नहीं लगता है? उन्होंने अगर तुम्हें मेरे साथ बैठा देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सार्थक ने जवाब दिया, लोग तो हमें वैसे भी परेशान करते रहेंगे, इसलिए बिना सोचे हमें वैसे ही जीना चाहिए जैसे हम जीना चाहते हैं। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि प्रखर कहाँ है? तुम दोनों तो कैंटीन साथ में आए थे ना? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने कैंटीन के एक अलग हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम प्रखर को गलत जगह ढूंढ रहे हो, वहां देखो। सार्थक और अर्जुन अभी लेवल 1 और लेवल 2 वाले छात्रों के सेक्शन में बैठे थे, जहां वह लोग आमतौर पर प्रखर के साथ बैठते थे। लेकिन अर्जुन ने जिस दिशा की ओर इशारा किया था वह ऊंचे पावर लेवल वाले छात्रों की टेबल थी। वहां पावर लेवल 4 और 5 वाले छात्र बैठे हुए थे और उनके साथ प्रखर बैठा हुआ था। सार्थक ने पूछा, ये वहां क्या कर रहा है? क्या वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं? अर्जुन ने कहा, पता नहीं। जब प्रखर कैंटीन में पहुंचा तो उसने मुझे देखा और कहा कि मैं कुछ नए दोस्तों के साथ बैठने जा रहा हूं। मैंने उससे पूछा भी कि क्या उसे कोई मदद की जरूरत है तो उसने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह एकदम ठीक है। हालांकि जब सार्थक और अर्जुन ने प्रखर को दूसरों के साथ बैठे हुए देखा तो ऐसा लग रहा था कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं।
उन छात्रों ने प्रखर को बाकी छोटे लेवल वाले छात्रों की तरह अपना खाना लाने या अपने पर्सनल काम करने के लिए नहीं रखा था। सार्थक ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी प्रखर पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि वह अभी मुसीबत में है और अगर उसे जरूरत होगी तो वह खुद मदद मांग लेगा। उसी समय जब सार्थक और अर्जुन अपनी टेबल पर खाना खाने में व्यस्त थे, तभी टेबल पर कोई आता है और खाने की एक और ट्रे रख देता है। सार्थक और अर्जुन पलटकर ऊपर देखते हैं तो वहां उन्हें निशिका खड़ी हुई दिखती है। निशिका ने टेबल पर बैठते हुए कहा, आई होप यू डोंट माइंड, मैं भी यहाँ बैठने आई हूँ। जैसे ही निशिका अपनी सीट पर बैठी, वह अर्जुन को घूरने लगी और अर्जुन भी निशिका को घूर रहा था। दोनों के बीच में सार्थक बैठा हुआ था। सार्थक उन दोनों के बीच में तनाव महसूस कर सकता था और उसे कुछ पता नहीं था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। निशिका ने अर्जुन से कहा, ओह, मैं देख पा रही हूं कि तुम्हारे पैर का वह छेद पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा थोड़ा सा फड़कने लगा। उसने अनजान बनते हुए हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? माफ करना, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। निशिका ने गुस्से में कहा, ऐ तू पागल है क्या? ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगी? और वह भी जो इतना सब कुछ हुआ है उसके बाद? अर्जुन ने धीरे धीरे एक एक शब्द को मुंह में दबाते हुए कहा। मुझे पागल मत कहो, सार्थक ने बात संभालते हुए कहा। अरे रुको भाई रुको, मुझे लगता है कि तुम दोनों को शांत होने की जरूरत है। सार्थक को लगा कि ये दोनों अब कभी भी भिड़ सकते हैं। सार्थक ने आगे कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। प्लीज कोई मुझे कुछ बताएगा? निशिका ने बताया, कल रात जब मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे कमरे में गई थी तब इस पागल लड़के ने मुझ पर अटैक किया, देखो। फिर निशिका ने अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट के कॉलर को थोड़ा नीचे करके अपनी गर्दन पर अर्जुन के द्वारा गला घोटने का लाल निशान दिखाते हुए कहा, सार्थक, मैं तुम्हें बता रही हूं, छोड़ दो इस सिरफिरे के साथ रहना, मुझे तो ये बहुत खतरनाक लगता है। निशिका की बात सुनकर अर्जुन कांप रहा था, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि वह गुस्से से हिल रहा था या कुछ और बात थी। पिछली बार की तरह अर्जुन ने धीरे धीरे एक एक शब्द कहा, मैंने कहा न, मुझे पागल मत कहो। अर्जुन की आवाज में छुपे गुस्से को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी सेकंड फट पड़ेगा, और निशिका इसके लिए तैयार थी। निशिका अब किसी भी पल अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए हाई अलर्ट पर थी। यहां तक कि सार्थक को भी कोई अंदाजा नहीं था कि अर्जुन क्या करने वाला था। सार्थक ने नर्म आवाज में स्थिति को संभालने की उम्मीद में पूछा, अर्जुन, क्या निशिका ने जो कहा वह सच है? क्या तुमने उस पर हमला किया? सार्थक का सवाल सुनने पर अर्जुन ने कांपना बंद कर दिया और अपना सिर ऊपर करके निशिका की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, तुम पर हमला करने के लिए मुझे माफ कर दो। जब मैंने कमरे में खून से लथपथ सार्थक की शर्ट देखी तो मुझे लगा कि सार्थक से बदला लेने के लिए कोई हमलावर कमरे में आया है। मुझे लगा तुम मुझे और प्रखर को भी मार दोगी। अर्जुन ने समझाया, और मुझे नहीं पता था कि तुम जानती हो कि प्रखर का लेवल 1 है, और भले ही मेरा पावर लेवल 5 दिखता है, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए लोगों को छूना पड़ता है। जब तुम दरवाजे से अंदर आई तो मेरे पास पहले अटैक करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उद्धरण चिन्ह। निशिका ने कहा, हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? निशिका अभी भी पूरी बात से नाराज थी। साफ दिख रहा था कि अर्जुन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मूड और दिमाग हर समय बदल रहा हो। कुछ देर पहले निशिका को लग रहा था कि अर्जुन उस पर फिर से हमला कर सकता है, और अचानक अर्जुन अब शांत हो गया है। निशिका को ये बात हजम नहीं हो रही थी, और यहाँ तक कि सार्थक को भी ऐसा लगा जैसे अर्जुन अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। ऐसा लगता है कि अर्जुन हमेशा कुछ छिपाने की कोशिश करता है। जब अर्जुन से पूछा गया कि उसके और सेकंड ईयर वाले छात्रों के बीच क्या हुआ था और अब भी उसके और निशिका के बीच क्या हुआ है, तो हर बार अर्जुन ने बात पलट दी या अजीब सा बर्ताव करने लगा। अर्जुन ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अभी के लिए मैं चलता हूँ। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। सार्थक, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इसके बाद अर्जुन अपनी सीट से उठा और उन दोनों को अकेला छोड़कर निकल गया। निशिका ने कहा, देखा तुमने कैसे उठ के चला गया, समझे मेरा क्या मतलब था? इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। मैं मानती हूँ कि अर्जुन ने तुम्हें कई बार बचाया होगा और उसने अभी तक तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाई है, लेकिन इसके जैसा कोई भी इंसान तुम्हें कभी भी चोट पहुंचा सकता है। बच के रहना। सार्थक जानता था कि निशिका जो कह रही है वह सही है।
ये पहली बार नहीं था जब सार्थक ने अर्जुन को किसी बात को टालते हुए और यूं ही बात बीच में छोड़कर निकलते हुए देखा था, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यह आखिरी बार है। लेकिन फिर भी सार्थक अर्जुन से बाकियों की तरह डर महसूस नहीं कर रहा था। सार्थक ने जब भी अर्जुन को गुस्से में देखा था तो उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि अर्जुन का गुस्सा उसके लिए है। गलियारे से चलते हुए अर्जुन अपनी एलिमेंटल कॉम्बैट क्लास के लिए निकल जाता है। जाते हुए वह रास्ते में एक खाली क्लास देखकर रुक जाता है और क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास में पहुंचकर अर्जुन दीवार के सामने झुक गया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने अपना हाथ खोलकर देखा, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से जकड़ी थी कि उसके अपने नाखूनों ने उसकी हथेली को छेद दिया था और खून निकलने लगा था। अर्जुन खुद से कहता है, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गए? हम उस लड़की को सबक सिखा सकते थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हम इस लफड़े में तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तुमने उस लड़की पर हमला किया था, ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, लेकिन तुम ये समझते हो ना कि अगर तुम हमें दबाते रहोगे तो छोटे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा उससे लगेगा कि सार्थक उससे दूर जा रहा है, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा, और फिर वह हम सब पर काबू कर लेगा। तब तुम और मैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं इस बात को इतना आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मुझे माफ करना सार्थक, तुम्हें इस सब में घसीटने के लिए। ये तुम्हारी बदकिस्मती है जो छोटे ने तुम्हें चुना है। सुबह के नाश्ते के खत्म हो जाने के बाद निशिका और सार्थक के अपने बीस्ट वेपन क्लास में जाने का समय आ गया था। जब वह दोनों क्लास में पहुंचे तो उन्हें रॉकी, सनी और विक्की तीनों में से कोई भी कहीं नहीं दिखाई दिया। बेशक रॉकी और विक्की को क्लास से बैन कर दिया था और सनी ने दूसरे कॉम्बैट क्लास में ट्रांसफर लेने का फैसला कर लिया था। सनी बस जितना संभव हो सार्थक से दूर रहना चाहता था। लियो बीस्ट वेपन क्लास में सबसे आगे खड़ा था और आज के लेसन के लिए अपने निर्देश देने के लिए तैयार था। लियो क्लास से कहता है, तो आज के लेसन के लिए यह एक व्यक्तिगत अभ्यास होगा। आपने पिछले कुछ दिनों से अपने हथियार के साथ काफी संघर्ष किया है। अब आपको सीखना होगा कि इसे कैसे अपनाया जाए, इसे खुद का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अपनी शक्तियों से अपने हथियार को जोड़कर कुछ नया आइडिया सोचो, देखो कि आप इसके साथ और क्या कर सकते हो। हो सकता है आज की मेहनत तुम्हें आने वाले कल में काम आए। इसके साथ ही सभी छात्र अपने अपने हथियार लेकर एक अलग जगह में चले गए। कुछ छात्र वहीं जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे कि वे अपने हथियार से अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक छात्र ने अपने चाबुक को आग की लपटों में ढांक लिया, दूसरे छात्र ने एक ढाल पकड़ ली और उससे स्पाइक्स बनाने के लिए उसके आकार को बदल दिया। जबकि सार्थक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकता है। सार्थक का एकमात्र स्किल था ब्लड स्वाइप, जो इस्तेमाल करना बहुत आसान था। उसमें सार्थक को अपने हाथ को स्विंग करने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। लेकिन सार्थक अभी जो सीखना चाहता था वह ये था कि लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। सार्थक ने आहें भरते हुए कहा, काश कोई ऐसा होता जो मुझे सिखा सकता कि इस हथियार का उपयोग कैसे करना है। लेस देन रिक्वेस्ट ऑफ कॉम्बैट लेसन एक्टिवेटेड ग्रेटर दैन। लेस देन एक उपयुक्त हथियार वर्तमान में प्रयोग में है, ग्रेटर दैन। लेस देन हैंड टू हैंड कॉम्बैट लव। एक अब आपके सामने आ रहा है, ग्रेटर दैन। जैसे ही सार्थक ने उन शब्दों को कहा उसे लगा कि उसने सिस्टम के अंदर कुछ एक्टिवेट कर दिया है। सार्थक की आंखों के सामने एक वीडियो चलने लगा। सार्थक ने जल्दी से अपने चारों ओर ये देखने के लिए देखा कि क्या कोई और भी है जो सार्थक के सामने चल रहे वीडियो देख पा रहा है। लेकिन सार्थक ने सभी को अपने खुद के काम में व्यस्त पाया और वह अकेला ही था जो इस वीडियो को देख पा रहा था। वीडियो में एक लंबे कद का, सुनहरे लंबे बालों वाला गोरा आदमी एक बड़े खाली कमरे में खड़ा हुआ था। उस आदमी ने अपने दोनों हाथों में सार्थक के समान गॉन्टलेट पहने हुए थे, लेकिन वह बहुत अधिक शक्तिशाली लग रहे थे और वह आदमी उन गॉन्टलेट्स के साथ बेहद ही सुंदर लग रहा था। सार्थक ने पहले कभी किसी लड़के के बारे में ऐसा नहीं कहा था। एक और चीज थी जिस पर सार्थक ने गौर किया और वह थी उस आदमी की चुभती हुई लाल आंखें। उस गोरे आदमी ने एक खुशमिजाज आवाज में कहा, नमस्ते और शुरुआती लोगों के लिए कॉम्बैट क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हम में से एक हैं। और मुझे आशा है कि जो जानकारी आपको दी जा रही है वह आपके समय और उम्र के हिसाब से बेकार नहीं जाएगी। उस आदमी का रूप रंग और उस आदमी के शब्दों ने सार्थक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह आदमी कौन था जो इस वीडियो में दिख रहा है। और सार्थक के पास यह मानने का अच्छा खासा कारण था कि वह आदमी एक वैम्पायर था।
क्योंकि जब सार्थक ने वीडियो में गोरे आदमी को ध्यान से देखा तब उसने कुछ बातों पर ज्यादा गौर किया, वह बातें जो उसने फैंटेसी उपन्यासों में पढ़ी थी। उन सभी बातों की माने तो वह सारी बातें उस लंबे आदमी की तरफ वैम्पायर होने का इशारा कर रही थी। जैसे भयानक रूप से पीली त्वचा, सुंदर रूप और आखिर में लाल चमकती हुई आंखें। इतना ही नहीं, वीडियो में दिख रहे शख्स ने यह भी कहा था कि सार्थक उनमें से एक है। अगर सार्थक उन शब्दों के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करे तो सीधे सीधे शब्दों में वह आदमी के कहने का यह मतलब था कि सार्थक भी एक वैम्पायर है। हालांकि कुछ और अजीब बातें थी जो उस आदमी ने कही थी। सच बात तो यह है कि उस आदमी को नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। क्या इसका मतलब यह था कि वीडियो बहुत सालों पहले बनाया गया था? क्या वीडियो में दिख रहा आदमी अभी भी जिंदा है? अभी के लिए सार्थक को अपने सभी सवालों को एक तरफ रखना था, क्योंकि इस बात को कंफर्म करने के लिए वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। वीडियो आगे चलता रहा और वह लंबा आदमी फिर से बोलने लगा। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप स्किल्स का एक ऐसा सेट दिखाने वाला हूं जिसे आप किसी भी लेवल पर कर सकते हैं। जब हम अपने हाथों को ढांकने वाले हथियार का उपयोग करते हैं तो हमारी तरह के लोगों की शक्तियां सबसे अच्छे तरीके से काम करती हैं। इतना कह के वह आदमी फाइटिंग पोज में आ गया। इस वीडियो में मैं बुनियादी चालों के 2 सीटों को कवर करूंगा और यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें सीखें और समझें कि इन्हें अपनी लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इन चालों को भूल भी जाते हैं तो किसी भी समय अपने सिस्टम को खोलकर यह वीडियो को फिर से देख सकते हैं। पहली चाल एक डिफेंसिव कदम है, मैं इसे फ्लैश स्टेप कहता हूं। इसे करने के लिए अगर आपने अपने सिस्टम को सही तरीके से सेटअप किया है तो आपको कम से कम एजिलिटी के 15 पॉइंट्स की जरूरत होगी। फिर वह आदमी फ्लैश स्टेप करने के लिए तैयार होता है। वह थोड़ा सा नीचे झुक गया और 1 सेकंड में ही कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गया। उसके दूसरे कोने में पहुंचने के समय उस आदमी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी परछाई की सिर्फ एक झलक दिखाई थी। अब ये स्किल बहुत अधिक स्टैमिना का उपयोग करती है, इसलिए भले ही आपके पास इस स्किल को करने के लिए पर्याप्त एजिलिटी पॉइंट्स हो, लेकिन फिर भी आप सावधान रहें कि आप अपने आप को थका न दें। मैं इसका उपयोग केवल घातक प्रहार से बचने या चुपके से हमला करने के लिए ही करता हूं। एक और बात का ध्यान रखें कि भले ही यह चाल बेहद तेज और नंगी आंखों से देखने में मुश्किल लगती है, लेकिन यह आपको केवल 5 मीटर की दूरी तक ही पहुंचा सकती है। इस चाल को देखते हुए सार्थक ने तुरंत महसूस किया कि ऐसा कुछ होना किसी भी लड़ाई में कितना काम का होगा। इस चाल से सार्थक सनी के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई के आखिरी सेकंड में कई बार से बच सकता था। सिर्फ एक समस्या थी कि सार्थक के पास इस चाल की प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त एजिलिटी पॉइंट्स नहीं थे। अगली स्किल जो मैं आपको दिखाऊंगा वह है हैमर स्ट्राइक। एक बार फिर वह आदमी फाइटिंग पोज में आ गया। इस बार उसने अपना दाहिना पैर उठा लिया और उसे जमीन पर पटक दिया और ठीक उसी समय उसने अपना बायां हाथ पीछे ऊपर की तरफ खींच लिया और अपना दाहिना हाथ बाहर की ओर फेंक दिया। ये सब एक बहुत ही स्मूथ तरीके से किया गया था। वीडियो देखने से ही सार्थक देख सकता था कि इस चाल के असर से उस आदमी के आसपास की हवा थोड़ी हिल गई है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कूल है ना? इस स्किल के लिए आपको कम से कम 15 स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। आज के लिए बस इतना ही। जब आप तैयार हो जाओगे तो आपके लिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्लासेस का अगला सेट अपने आप अनलॉक हो जाएगा। यदि आप इन वीडियोस का स्लो और डिटेल्ड वर्जन देखना चाहते हैं तो वह आपके सिस्टम में सेव कर दिया गया है, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। गुड लक माय फ्रेंड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे। उस लंबे आदमी के अपनी बात खत्म करने के बाद वीडियो तुरंत समाप्त हो गया। जैसे ही सार्थक ने अपना सिस्टम खोला, उसे अब एक नया टैब दिख रहा था जिसमें ट्यूटोरियल लिखा हुआ था और इसमें स्किल के 2 वीडियो थे जो उसे अभी दिखाए गए थे। ये वैसा ही था जैसा उस आदमी ने कहा था। वीडियो में उस आदमी द्वारा हाल ही में किए गए स्किल्स के स्लोड डाउन वर्जन थे और यहां तक कि उनकी डिटेल्ड कमेंट्री भी थी। उस वीडियो में बताया गया था कि स्किल कैसे काम करेगी और आपको क्या करने की जरूरत है। सार्थक सोच रहा था कि यह आदमी कौन था। जिस तरह से वह इस सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, उससे ये पता चल रहा था कि वो सिस्टम के बारे में अच्छे से जानता था। क्या इसका मतलब ये था कि वह उस किताब का निर्माता था जिसे सार्थक के माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था? लाख सोचने के बावजूद भी सार्थक को यह याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी उस वीडियो वाले आदमी को कहीं देखा है, और यहां तक तो सार्थक ये भी नहीं जानता था कि उसके माँ पापा का चेहरा कैसा दिखता है। जो कुछ भी था, सार्थक खुश था कि अब सिस्टम उसे और ज्यादा मदद करने लगा है। सार्थक ने महसूस किया कि पहले तो सिस्टम ने उसे बहुत परेशान किया।
सिस्टम ने सार्थक के खून पीने के लिए चुनौतियां दी और फिर धूप में रहने पर अपने स्टैट्स को आधा करने जैसी कमियां भी दिखाए। लेकिन अब सार्थक इस बात से खुश था कि उसने पहले से कहीं ज्यादा इस सिस्टम की प्रक्रिया की खोज कर ली है। इसके बाद सार्थक ने तुरंत हैमर स्ट्राइक वीडियो देखना शुरू कर दिया। जब तक सार्थक ने गॉन्टलेट पहने हुए थे तब तक उसके पास 15 से अधिक स्ट्रेंथ पॉइंट थे। उसे यकीन नहीं था कि यह गिना जाएगा, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। जब सार्थक वीडियो देख रहा था तब अचानक से लियो उसके पास आया और सार्थक से कहने लगा, सार्थक, मुझे डर है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। लियो ने कहा। तभी सार्थक ने भी देखा कि 2 सैनिक उसके पीछे खड़े हुए थे। मुझे डर है कि तुमको इन लोगों के साथ चलना पड़ेगा, इनके पास कुछ सवाल हैं जो वे तुमसे पूछना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। उसी के साथ एक गार्ड ने सार्थक को पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने लियो को कंधे से पकड़ लिया। अरे, वहां क्या चल रहा है? हंगामा होने पर क्लास के एक छात्रों ने पूछा, क्या उसे कहीं ले जा रहे हैं? लियो ने कहा, विद्यार्थियों, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और अगर मैंने तुम में से किसी को नियमों को तोड़ते हुए देखा तो तुम परिणाम अच्छे से जानते हो। कुछ सेकंड्स के बाद वह गार्ड्स लियो और सार्थक को एक छोटे से चौकोर कमरे में टेलीपोर्ट करके ले गए। उस कमरे में कोई खिड़कियां नहीं थी, बस ऊपर कुछ लाइट्स जल रही थीं। कमरे के अंदर एक टेबल थी जिसके एक तरफ हुड वाली महिला बैठी थी और दूसरी तरफ एक खाली कुर्सी रखी हुई थी। महिला के पीछे एक आदमी खड़ा था जिसके कपड़ों पर जनरल का पद लिखा हुआ था। प्लीज बैठ जाओ, जनरल ने कहा। सार्थक ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और खाली सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन उस कमरे का माहौल देखकर सार्थक बहुत घबरा गया और नर्वस फील करने लगा। इतना टेंशन मत लो लड़के, जब तक तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सार्थक के दिमाग में 1,00,000 विचार एक साथ दौड़ने लगे। जैसे क्या इन लोगों को उसकी शक्तियों के बारे में पता चल गया था? क्या वे उसे अपनी शक्ति के बारे में बताने और उसे सौंपने के लिए मजबूर करने जा रहे थे? क्या सनी ने उन्हें बता दिया था कि उसने ही विक्की को मारा है और अब ये लोग उसे इसके लिए सजा देने वाले हैं? हालांकि सार्थक शांत होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए लगभग असंभव लग रहा था। जैसे ही वह सीट पर बैठा, उसने महसूस किया कि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, जैसे कि वह उसकी छाती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लियो ने कहा, शांत हो जाओ लड़के। लियो ने सार्थक को देखकर कहा, लड़के शांत हो जाओ, इतना मत डरो, मुझे लगता है कि इस कमरे में मौजूद हम सभी तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकते हैं। सार्जेंट ने कहा, बात शुरू करने से पहले मैं तुमको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। सार्जेंट आगे कहता है, विक्की राणा नाम से एक छात्र का हाल ही में मर्डर हो गया है और यहाँ तुम्हारे टीचर ने मुझे बताया है कि विक्की और रॉकी सिन्हा नाम के एक दूसरे छात्र ने कल कॉम्बैट क्लास के दौरान तुम पर हमला किया था। अब न केवल उन डॉन छात्रों में से एक का मर्डर हो गया है, बल्कि रॉकी को कल देर रात अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। सार्थक को समझ में आ गया कि यह सारी पूछताछ विक्की की मौत से जुड़ी हुई है। सार्जेंट ने सार्थक से कहा, विक्की के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमारे पास कोई सुराग नहीं है, इसीलिए सारी कड़ियों को जोड़ते हुए हम तुम तक पहुंचे हैं। हालांकि यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि तुम्हारे जैसा शक्तिहीन लड़का ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, लेकिन इस बात को पक्का करने का हमारे पास एक रास्ता है। यहाँ तुम्हारे सामने बैठी महिला के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वह ये पता लगा सकती है कि कोई सच कह रहा है या झूठ। तो जैसा वह कहती है वैसा करते जाओ, प्लीज कोऑपरेट। महिला ने कहा, सब ठीक है, मेरी तरफ देखो, घबराओ मत, गहरी सांस लो और बस अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सार्थक ने अपना हाथ उस महिला के हाथ के ऊपर रखा, सार्थक ने अचानक महसूस किया कि एक सरल और शांत भावना की लहर उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। सार्थक को नोटिफिकेशन आता है, लेस देन एक शक्ति का पता चला है, ग्रेटर देन। लेस देन यूजर की शक्ति को रोक पाना मुश्किल है, ग्रेटर देन। उस महिला ने सार्थक से पूछा, अब मुझे बताओ, क्या तुमने कल रात विक्की राणा को मार डाला? उस शांत भावना ने सार्थक के शरीर को काबू कर लिया था। सार्थक अपने आप ही बिना किसी मेहनत के स्वाभाविक रूप से जवाब देने लग रहा था। सार्थक को लगा जैसे उसे उस पर किसी तरह का सम्मोहन कर दिया गया है और वह अचानक बादलों के ऊपर तैर रहा है। सार्थक ने नशे की हालत में जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। उस महिला ने सार्थक का हाथ थोड़ी देर और पकड़कर रखा और अपना ध्यान सार्थक पर केंद्रित किया और फिर आखिर में सार्थक का हाथ छोड़ दिया और सार्जेंट की तरफ देखकर कहा, यह सच कह रहा है। लियो ने कहा,
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया होगा। लियो आगे कहता है, मेरा मतलब है कि यह कैसे संभव हो सकता है, वह केवल पावर लेवल 1 का छात्र है। सार्जेंट ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कोई दूसरा सुराग नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है, इस तरह की दुर्घटना स्कूल में समय समय पर होती आ रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सार्जेंट ने फिर लियो की तरफ देखकर कहा, मुझे आपका समय बर्बाद करने के लिए खेद है, बेझिझक आप वापस अपनी क्लास में जा सकते हैं। पूछताछ करने के बाद दो गार्डों ने एक बार फिर लियो और सार्थक को हाथ से पकड़ लिया और कुछ सेकंड्स बाद ही उन्हें वापस वेपन हॉल में भेज दिया गया। लियो ने कहा, बेटा तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि मुझे तुम पर शक होने लगा था कि कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अपराधी नहीं हो, वरना मैं एक होनहार छात्र को खो देता। इतना कहकर लियो ने सार्थक को अकेला छोड़ दिया और कमरे के चारों ओर घूमते हुए बाकी छात्रों को प्रैक्टिस में मदद करने चला गया। तभी निशिका वहां आ पहुंची जहां सार्थक खड़ा था। निशिका ने चिंतित होते हुए सार्थक से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सार्थक ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा लगता है कि कम से कम अभी के लिए तो सब ठीक है। सार्थक ने निशिका को सारी बात बताई जो उसके साथ उस पूछताछ में हुई थी। सबसे पहले निशिका ये सुनकर चौंक गई कि विक्की का मर्डर हो गया है, लेकिन फिर उसे यह जानकर खुशी हुई कि सार्थक अब पूरी तरह से शक के घेरे से बाहर था। लेकिन जैसे जैसे निशिका ने इस पूरे मामले के बारे में गहराई से सोचा तो उसे लगा कि कौन इतना पागल होगा कि एक छात्र को किसी भी कारण से मार सकता है। फिर निशिका ने सोचते हुए सार्थक से कहा, सार्थक, हो सकता है कि मैं जो तुमसे कहने जा रही हूं वो तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि शायद अर्जुन ऐसा कर सकता है? सार्थक निशिका की बात से चौंक जाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या अर्जुन और विक्की के बीच कुछ हुआ था? निशिका ने समझाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मेरे कहने का मतलब है, जरा सोचो, क्या तुम्हें यह अजीब बात नहीं लगी कि अर्जुन ने पहली बार तुमसे आगे होकर दोस्ती करी, जबकि वह तो सिर्फ एक लेवल 5 का यूजर है और तुम सिर्फ लेवल 1 के हो? और जब उसने उस रात मुझ पर हमला किया तो वह तुम्हारा नाम लेकर चिल्ला रहा था। और मेरे हिसाब से तो वह इतना सिरफिरा तो जरूर है कि वह किसी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सार्थक भी इस बारे में सोचने लगता है। सच में, लेकिन क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं और अर्जुन एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी इतना पागल हो सकता है कि वह इस हद तक जाएगा? हाँ, भले ही मैं मानता हूं कि वह थोड़ा सिरफिरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतना पागल है कि किसी का खून कर देगा। इसी सोच को अपने दिमाग में रखते हुए सार्थक और निशिका ने अपनी कॉम्बैट क्लास की प्रैक्टिस करना जारी रखा। हालांकि सार्थक हैमर स्ट्राइक की चाल सीखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अब एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। वह निशिका के कहे शब्दों के बारे में सोचता रहा। और जहां तक सार्थक को पता है कि अभी विक्की की मौत का कोई सस्पेक्ट नहीं था और उसने अर्जुन को भी कई बार अजीब तरह से बर्ताव करते देखा था। और एक और बात जो सार्थक के दिमाग में आई कि जब सार्थक कल रात वापस कमरे में आया था तो अर्जुन अपने कमरे में नहीं था। वह इतनी देर तक बाहर आखिर क्या कर रहा था? जैसे ही कॉम्बैट क्लास खत्म हो गई, निशिका और सार्थक ने कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ रुकने का फैसला किया। कुछ टेस्ट थे जो ये दोनों सार्थक की शक्ति के साथ करना चाहते थे। सार्थक खुद को सूरज से प्रभावित होने से रोकने और इसके बारे में और जानने का एक तरीका खोजना चाहता था, जबकि निशिका देखना चाहती थी कि क्या कोई तरीका है जिससे वह वैम्पायर में बदल सकती है। लेकिन जैसे ही वह दोनों वेपन्स हॉल से बाहर निकले और ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगे, तब उनके साथ और भी कई दूसरे फर्स्ट ईयर के छात्रों को कुछ दूसरे लोगों ने रास्ते में ही रोक दिया गया। उन्हें रोकने वाले लोग सेकेंड ईयर के छात्र थे और उन्होंने फर्स्ट ईयर के छात्रों को असेंबली हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा था। निशिका ने कहा, अब क्या नया तमाशा हो रहा है? सार्थक ने जवाब दिया, पता नहीं। बेशक सेकंड ईयर के छात्र शक्तिशाली थे और फर्स्ट ईयर के छात्रों के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर के ऊंचे पावर लेवल वाले छात्र भी डरे हुए दिख रहे थे। वह भी रुक गए थे। उन्हें भी डर था कि अगर उन्होंने सेकंड ईयर वाले छात्रों की बात नहीं मानी तो न जाने वह उनके साथ क्या करेंगे। फर्स्ट ईयर के लगभग 100 छात्र असेंबली हॉल में इकट्ठा हुए थे। उनके आसपास एक भी टीचर नहीं था, बल्कि सेकंड ईयर के कई छात्र मौजूद थे। स्टेज के ऊपर पर्दे खींचे हुए थे और उसके सामने मनु खड़ा हुआ था। मनु ने तेज आवाज में कहा, आप में से हर एक का स्वागत है। आज हमारे पास आप सब के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम है। आप सभी फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है।
आप सभी जानते हो कि कोई हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर कि वह इस स्कूल में सालों से चली आ रही व्यवस्था को तोड़ सकता है। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि जो इस सिस्टम को नहीं मानते, उनके साथ क्या होता है। आखिरकार फर्स्ट ईयर के सभी छात्र असेंबली हॉल में इकट्ठा हो गए थे। सभी छात्रों के बीच में आपस में गपशप चल रही थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि यहाँ कोई टीचर नहीं है और सिर्फ सेकंड ईयर के छात्र मौजूद हैं। छात्रों के साथ वर्षों के बीच का अंतर बताना आसान था, क्योंकि उनकी शर्ट पर उनकी रैंक लिखी हुई थी जो उनके बीच का अंतर बताती थी। मनु ने पूछा, क्या सब लोग यहाँ आ गए हैं? दिनेश की क्लास और वेपन कॉम्बैट क्लास के सभी लोगों को यहाँ होना चाहिए। तो चलो फिर शो शुरू करते हैं। मनु ने रस्सी के एक सिरे को पकड़ा और नीचे खींच दिया और स्टेज पर पर्दे खुलने लगे। जैसे ही पर्दे धीरे धीरे दूर हुए, उनके पीछे से एक छात्र खड़ा दिखाई दिया, जिसे लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पर बांधा गया था। छात्र खून से लथपथ था और हर तरफ मार और चोट के निशान दिख रहे थे। सार्थक ने उस छात्र को देखकर चौंकते हुए कहा, अर्जुन। स्टेज पर सामने अर्जुन खड़ा हुआ दिख रहा था। उसे देखकर समझ आ रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है और उसे लकड़ी के एक बड़े तख्त से बांधा हुआ था। तभी सेकंड ईयर के कुछ छात्रों ने काट यानी छोटी गाड़ियां निकाली जो बड़े काले गोलाकार पत्थरों से भरी हुई थीं। मनु ने गोल गेंदों में से एक को उठाया और अपने हाथ में ले लिया। मनु ने कहा, यह मेरे हाथ में एक धातु की गेंद है जिसे एक बीस्ट क्रिस्टल की शक्ति से बनाया गया था। जब हमने बीस्ट क्रिस्टल को अपने हथियारों के साथ मिलाने का सही तरीका ढूंढ लिया था, तब यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। लेकिन तुम लोगों को जो फर्स्ट ईयर में नहीं सिखाया जाता है, वह यह है कि जानवरों के हथियारों को एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। उन हथियारों को तुम्हें अपनी शक्ति से एक्टिवेट करना पड़ता है। एक बार एक्टिवेट होने पर यह हथियार और ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। हथियार बनाने के लिए जितना ज्यादा बीस्ट क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, हथियार उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बनता है। सार्थक फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता था, सिवाय अर्जुन को घायल हालत के देखने के। सार्थक सोच रहा था कि मनु कैसे वहां स्टेज पर खड़ा होकर इतना कैजुअली बात कर सकता है, जैसे कि वह पूरी क्लास को एक प्रेजेंटेशन दे रहा हो। मनु कहता है, तो आज हम सेकंड ईयर वाले लोगों ने तुम फर्स्ट ईयर वाले लोगों को बीस्ट वेपन क्लास का एक शॉर्टकट देने का फैसला किया है। आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि इन गेंदों का उपयोग करके एक बीस्ट वेपन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तभी फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने एक सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया। माफ करना, लेकिन क्या किसी टीचर को इसके बारे में पता है? एक पल के लिए उस हॉल में सन्नाटा छा गया। फर्स्ट ईयर के किसी भी छात्र को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इस स्थिति में ऐसा सवाल क्यों करेगा। जाहिर है कि यह टीचर की पीठ पीछे किया जा रहा था। तभी असेंबली हॉल की तरफ से सेकंड ईयर का एक छात्र आया और सवाल पूछने वाले छात्र के मुंह पर मुक्का मार दिया। सेकंड ईयर के छात्र ने उस लड़के को बार बार घूंसा मारा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। मनु ने पूछा, क्या किसी का कोई और सवाल है? फर्स्ट ईयर के छात्र डर के मारे वहीं खड़े रहे। वे कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, खासकर जब उन्होंने देखा कि उस लड़के के साथ क्या हुआ जिसने अभी अभी एक सवाल पूछने की हिम्मत करी थी। गुड, मनु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यहाँ ये बीस्ट स्टोन आपके इक्विपमेंट्स को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो वे काफी बेकार की चीज है, लेकिन ये स्टोन्स एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एकदम सही हैं। ठीक उसी तरह जैसे तुम अपने शरीर में अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हो, उसी तरह तुम्हें अपने सामने रखी इस गेंद पर भी ध्यान लगाना है। इसे अपने शरीर के एक हिस्से के रूप में सोचो और अपनी सारी शक्ति इस पर केंद्रित करो। इतने कहते ही मनु के हाथ में रखा पत्थर का गोला अचानक काले से हरे रंग में बदल जाता है। मनु ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को असेंबली हॉल में इकट्ठा करके उन्हें एक काली गेंद दे दी और उन्हें उसके बारे में समझाते हुए कहा, आमतौर पर तुम्हारे हथियार एक्टिवेट होने पर रंग नहीं बदलते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये गेंदें तुम्हें केवल अपने हथियारों को एक्टिवेट करने के तरीके सीखने में मदद करने के लिए हैं। एक बार गेंद का रंग बदल जाने के बाद ये गेंद एक्टिवेट हो जाती है और इसकी ताकत भी बढ़ जाती है। आज हम टारगेट हिटिंग यानी निशाना साधने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर कुछ सेकंड ईयर के छात्रों ने अर्जुन को स्टेज से नीचे उतारकर फर्स्ट ईयर के छात्रों के सामने जमीन पर ले आया। मनु ने आगे कहा, ये बोर्ड जो तुम लोग अपने सामने देख सकते हो, यह एक स्पेशल बोर्ड है। कोई बंदूक की गोली भी इसे भेद नहीं सकती है। केवल एक जीव हथियार की शक्ति ही इस बोर्ड को चीर सकती है। इसलिए आज का सबक है गेंद को इतना जोर से फेंकना और अपने टारगेट को हिट करके इस बोर्ड को तोड़ देना। क्या कहते हो, आसान है ना?
एक फर्स्ट ईयर का छात्र पूरे तमाशे को देखकर पूछता है, क्या क्या ये सब करना स्कूल में अलाउड है? क्या ऐसा कुछ करने से हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? एक छात्र कहता है, टीचरों को इन चीजों की परवाह नहीं है। जब उन्होंने पहले कभी हमारी लड़ाई के बीच में कुछ नहीं कहा तो वे अब इस तरह की हरकतों की परवाह क्यों करेंगे? सेकंड ईयर वाले ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे ये सब करके भी बच जाएंगे। आखिर वह हमसे ज्यादा समय से इस स्कूल में है। उद्धरण चिन्ह। मनु ने भीड़ की तरफ देखना शुरू किया। जब उसकी नजरें आखिरकार सार्थक से मिली, उसने सार्थक को घूरा और कहने लगा, ओह हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था। यह शाना लड़का एक एक करके हम सेकंड ईयर वालों को निशाना बना रहा था, हम पर हमला कर रहा था, ये सोचकर कि हम में से कोई भी इसे नोटिस नहीं करेगा। इसने न केवल हमारी वार्निंग को लाइटली लिया बल्कि इसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और हमसे बदला लेने चला आया। फिर मनु ने हाल की तरफ हाथ फैलाते हुए आगे कहा, हमने इसी हॉल में इसे अच्छे से समझा के मामला यहीं निपटा दिया था, लेकिन इसने फिर भी नहीं सुना। अब यह तुम सभी के लिए एक आखिरी चेतावनी है। ध्यान से देखो और अपने दिमाग में इसे अच्छा से घुसल लो। इस लड़के का जो आज हश्र होने वाला है, यह उन सबके साथ होगा जो स्कूल की शांति भंग करने की कोशिश करेंगे। मनु की बात खत्म होने के बाद सेकेंड ईयर के बच्चों ने काले गेंद से भरी गाड़ियों को उलट दिया और उसमें रखे सारे ब्लैक बीस्ट स्टोन नीचे जमीन पर बिखर गए। वहां इतने सारे पत्थर थे कि अर्जुन के ऊपर फेंकने के लिए हर एक छात्र के पास एक से ज्यादा पत्थर थे। सेकेंड ईयर के एक छात्र ने भीड़ से पूछा, तो बताओ कौन पहले जाना चाहता है? कोई जवाब नहीं देता। वह फिर से पूछता है, अब जल्दी करो, किसका इंतजार कर रहे हो? अगर कोई आगे आकर यह नेक काम नहीं करना चाहता है तो मुझे खुद तुम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जैसा कि उम्मीद थी, एक भी छात्र खुद की इच्छा से सामने नहीं आया। आमतौर पर छात्र दूसरे लोगों के साथ क्रूर और मतलबी थे जो उनसे कमजोर थे, लेकिन इस तरह नहीं। ऐसा लग रहा था कि सेकंड ईयर वाले अर्जुन को टारगेट कर रहे थे। अर्जुन ने जो कुछ भी किया था उसने सच में सेकंड ईयर वालों को बहुत नाराज कर दिया था। सेकंड ईयर के छात्र ने उस भीड़ में से एक लड़की को ढूंढकर उसके हाथ में गेंद रखते हुए कहा, ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम भूरे बालों वाली लड़की, तुम पहले जाओ। उस लड़की ने डरते हुए कहा, मैं नहीं कर सकती। लड़के ने कहा, सच में नहीं कर सकती? अरे चलो ठीक है, तो फिर हम तुम्हें ही बोर्ड पर रख देते हैं, क्या कहती हो? फिर सेकंड ईयर एक छात्र आया और उसने उस लड़की के हाथों में जबरदस्ती एक गेंद थमा दी। वह केवल एक पावर लेवल 2 की यूजर थी। वह पहले ही अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी थी और अब वह दोबारा उसी स्थिति में नहीं जाना चाहती थी। फिर लड़की ने अपने चारों ओर देखना शुरू कर दिया कि क्या कोई उसकी मदद के लिए खड़ा होगा, लेकिन वहां मौजूद सभी छात्र उस लड़की से नजरें मिलाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड ईयर के छात्र ने उस लड़की को गेंद दिखाते हुए कहा, अच्छा तो तुम जानती हो ना कि अब क्या करना है? लड़की ने हाथ में गेंद को पकड़कर देखते हुए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। गेंद ने फिर हल्के हरे रंग में अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। मनु देखकर कहता है, एक पावर लेवल 2 वाले यूजर से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक बेहद कमजोर रंग। कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम काफी जोर से फेंकोगी तो गेंद अभी भी अपने टारगेट को मार सकती है, इसलिए डोंट वरी। यदि तुमने बोर्ड पर खड़े लड़के को मार दिया तो हम तुमको परफेक्ट स्कोर देंगे। वह लड़की घबराहट के मारे थोड़ी झिझक रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है, थ्रो इट। ये जानते हुए कि वह अब और देरी नहीं कर सकती, उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत के साथ गेंद फेंकी। हालांकि गेंद भारी थी और वह अर्जुन के पास नहीं पहुंच पाए। सेकंड ईयर वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, चले जाओ यहां से। और वह लड़की रोते हुए जल्दी से वहां से चली गई। नेक्स्ट, अगला छात्र एक लड़का था। उसके पास 2.5 का पावर लेवल था, लेकिन जब उसने गेंद को पकड़ा तो वह गेंद का रंग बदलने में कामयाब रहा और बीस्टको की शक्तियों को एक्टिवेट कर दिया। उस लड़की के विपरीत लड़के ने उतना नहीं सोचा। वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, क्योंकि उसके पास ये सोचने के लिए बहुत समय था कि उसे क्या करना है। उसने जोर से गेंद फेंकी और गेंद सीधे अर्जुन के पेट में जा लगी। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि अर्जुन के मुंह से खून निकलने लगा और जमीन पर गिरने लगा। मनु ने कहा, देखा तुम लोगों ने, अब यह एकदम सही था। ठीक इसी तरह सभी को गेंद फेंकनी है, समझ गए ना? निशिका और सार्थक इस पूरे समय सब कुछ देख रहे थे। वे कमरे में आने वाले आखिरी लोगों में से एक थे और भले ही निशिका को अर्जुन की तरफ अच्छी खासी नाराजगी थी,
लेकिन वह जानती थी कि यह सब सही नहीं हो रहा है। निशिका कहती है, कमीने कहीं के, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सार्थक, जाओ और लियो को बुलाओ। वही है जो इस गड़बड़ी को रोक सकता है। लेकिन जैसे ही निशिका ने मुड़कर देखा कि सार्थक कहाँ है, वह उसे कहीं नजर नहीं आया। तभी सार्थक की आवाज आती है, मुझे दो, मैं इसे आजमाना चाहता हूं। सार्थक ने मुस्कुराते हुए सभी छात्रों के सामने खड़े होकर कहा। निशिका सार्थक को देखकर दंग रह गई और सोचने लगी कि यह भी पागल हो गया है, ये लड़का क्या सोच रहा है। जैसे ही सार्थक ने खुद को आगे बढ़ाया, मनु का दिमाग ठनका और उसे लगा कि सार्थक जरूर कुछ करने वाला है, क्योंकि मनु जानता था कि सार्थक और अर्जुन दोनों दोस्त हैं, तो फिर सार्थक आगे आकर क्यों अर्जुन को मारना चाहेगा। एक तरह से ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट ईयर के छात्रों को ये दिखाने के लिए था कि उन्हें सेकेंड ईयर के छात्रों की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अकादमी में हर साल इस तरह का तमाशा होने की एक परंपरा बन गई थी। ऐसा ही कुछ सेकेंड ईयर वालों के साथ भी हुआ था जब वे फर्स्ट ईयर में थे। ये डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए दिया जाता था कि फर्स्ट ईयर के छात्र यह बात अच्छे से समझ जाए कि उनसे कहीं बड़ी शक्ति इस दुनिया में मौजूद है और उन्हें अहंकारी नहीं बनना चाहिए। और साथ साथ उन्हें ये बताने के लिए कि आने वाले कल में उनके लिए कुछ बड़ा करने को है, जो उन्हें इस बात की ओर आकर्षित करेगा कि उन्हें और ज्यादा शक्ति पाने की जरूरत है। सेकेंड ईयर वाले इस बात को इतना दूर तक पहुंचाना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को सिर्फ एक साधारण सी चेतावनी दी थी। वो तो अर्जुन था जिसने पहले सेकेंड ईयर वाले छात्रों पर हमला करना शुरू किया था। उसी समय मनु और बाकी लोगों ने अर्जुन को अपनी जगह दिखाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि उन्होंने अर्जुन के साथ अपने दम पर मामला निपटा दिया है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी और फिर भी कमजोर सेकेंड ईयर के छात्रों को चुन चुन कर मारता रहा। इसी वजह से सेकेंड ईयर वालों ने अर्जुन को सार्वजनिक रूप से सजा देने का फैसला किया। इस तरह से भविष्य के सभी बागियों को ये सबक मिल जाएगा कि उनका अंजाम क्या हो सकता है। सार्थक ने फिर कमरे में सभी सेकेंड ईयर के छात्रों को चारों ओर देखना शुरू कर दिया। हॉल के किनारे पर कुल 8 सेकेंड ईयर के छात्र खड़े थे, प्रत्येक तरफ 4 छात्र थे और उन 8 के बीच में लगभग 50 फर्स्ट ईयर के छात्र थे। और बोर्ड के दोनों तरफ अर्जुन के पास 2 छात्र खड़े थे। ये दोनों छात्र झुंड में सबसे कमजोर लग रहे थे। इन सब के हाथ में बंदी घड़ी पर इनका पावर लेवल 2 दिखा रहा था। भले ही वे सारे छात्र सेकेंड ईयर के थे, लेकिन फिर भी वह सब मनु से नीचे दिख रहे थे, जिसका मतलब था कि वे सब मनु से कमजोर थे। इस बात की संभावना थी कि वह सब सोल वेपन को इस्तेमाल करना जानता थे, लेकिन यह संभावना थोड़ी कम लग रही थी। वे लोग अभी अभी सेकेंड ईयर में पहुंचे थे, इसलिए उनके पास कुछ भी सीखने का ज्यादा मौका नहीं था। हालांकि असली समस्या मनु और उसके साथ में खड़े लोगों की थी। मनु जो कि 6 के पावर लेवल का यूजर था और जो 2 लोग उसके साथ थे वह पावर लेवल 4 के यूजर थे। इस बात की संभावना कहीं नहीं दिख रही थी कि फर्स्ट ईयर वालों में से कोई भी सार्थक की मदद करेगा, और यहाँ तक कि कमरे में सबसे ताकतवर फर्स्ट ईयर का कोई छात्र था तो वह भूमि थी, वह भी सिर्फ पावर लेवल 5 की थी। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि भले ही फर्स्ट ईयर के छात्र सेकंड ईयर वालों से संख्या में ज्यादा थे, लेकिन वे सब डरते थे। जैसे ही सार्थक ने गेंद को अपने हाथ में लिया, उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। लेस देन बेसिक टीयर बीस्ट वेपन, राउंड बॉल ग्रेटर देन। लेस देन क्या आप एक्टिवेट करना चाहेंगे? ग्रेटर देन। लेस देन हथियार की ताकत 5% बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन। सार्थक को 5% अलग से नजर आया। ये वही संख्या थी जो उसे गॉन्टलेट का उपयोग करते समय मिली थी। जैसा कि मनु ने कहा था, शायद सार्थक को यह पता लगाने की जरूरत नहीं थी कि बीस्ट वेपन को कैसे एक्टिवेट किया जाए। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उसके लिए सब कुछ कर रहा था। लेस देन एक्टिवेट ग्रेटर देन। वो काली गेंद चमकने लगी। यह बाकी छात्रों द्वारा पहले पकड़ी गई किसी भी गेंद की तुलना में अधिक चमकीली दिख रही थी। मनु ने सोचा, ये कैसे संभव है? वह बेसिक टीयर के हथियार को पूरी तरह से एक्टिवेट कैसे कर पा रहा है? मनु आगे सोचता है, इसका मतलब है कि इसकी ताकत कम से कम 5% बढ़ गई है। अगर उसके पास एक हायर टीयर वाला हथियार होता तो क्या वह तब भी ऐसा कर सकता था? क्या सार्थक सिर्फ एक बेकार पावर लेवल 1 का यूजर नहीं है? सार्थक फिर सामने चला गया जहां अर्जुन खड़ा था। अब दोनों के बीच 5 मीटर की अच्छी दूरी थी। सार्थक ने जोर से कहा, हमारे पास ये शक्तियां क्यों हैं? क्या ये शक्तियां खुद को बचाने के लिए नहीं है, उन लोगों से लड़ने के लिए नहीं है जो हमारे दोस्तों और परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं? सार्थक की बातें सुनकर अर्जुन ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था, अर्जुन जान गया था कि सार्थक क्या करने का सोच रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा,
सार्थक, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अर्जुन की आवाज सार्थक तक नहीं पहुंची। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से चोट खाई है, इसी तरह से लोगों का अत्याचार सहा है। मैं पहले बहुत कमजोर था, लेकिन अब अगर मुझे और चोट लगती भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहते ही सार्थक ने अपनी पूरी ताकत से गेंद को फेंक दिया। उसकी 16 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा 5% शक्ति के साथ गेंद उसकी उंगलियों से छूटते ही बिजली की तेजी से निकली। सार्थक ने ब्लैक बीस्ट स्टोन को उठाकर एक्टिवेट कर दिया और अपना पूरा दम लगाकर फेंक दिया। जैसा कि सब सोच रहे थे, गेंद अर्जुन से टकराने के बजाय सीधे बोर्ड के किनारे खड़े सेकंड ईयर के एक छात्र के पेट में जा लगी। उस गेंद की शक्ति इतनी तेज थी कि वह छात्र जमीन से ऊपर उठ गया और एक ही झटके में पीछे फेंका गया और बेहोश हो गया। लेस देन 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए, ग्रेटर देन लेस देन 17540 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ग्रेटर देन। मनु बाकी सेकंड ईयर वाले छात्रों पर गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग वहां खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ के मेरे पास ले आओ। सार्थक जानता था कि वह सेकंड ईयर के सभी छात्रों के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह जितना संभव हो सके उतना कहर ढाना चाहता था। मनु के बगल में खड़े पावर लेवल 4 के 2 छात्र सार्थक की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सार्थक उनकी ओर भागने के बजाय अचानक अपने पीछे खड़े फर्स्ट ईयर के छात्रों की भीड़ की ओर भाग गया। सार्थक नीचे झुका और जमीन पर पड़ी 2 काली गेंदों को उठा लिया और फर्स्ट ईयर के छात्रों के बीच से निकलता हुआ कमरे के साइड में खड़े कमजोर छात्रों की ओर बढ़ने लगा। फिर जब सार्थक उन छात्रों से एक ठीक दूरी तक पहुंच गया तो उसने साइड में खड़े वह कमजोर लेवल के 2 छात्रों को निशाना बनाया। एक बार फिर सार्थक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों छात्रों को निशाना बनाते हुए काली गेंदें उनकी ओर फेंकी, लेकिन उनमें से एक छात्र काली गेंद से बचने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे काली गेंद बहुत जोर की लगी और वह बेहोश हो गया। लेस देन 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए, ग्रेटर देन लेस देन 22540 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ग्रेटर देन। ये सार्थक का एक प्लान था। अब तक हर बढ़ते लेवल पर सार्थक को एक नई शक्ति मिल रही थी और उसे नहीं पता था कि अगले लेवल पर उसे क्या मिलेगा, लेकिन सार्थक को इस बात का यकीन था कि जो भी शक्ति मिलेगी वह उसकी लड़ाई जीतने में मदद करेगी। एक लेवल ऊपर पहुंचने के लिए उसके लिए पर्याप्त सेकंड ईयर के छात्र मौजूद थे। फिर वह और भी ज्यादा गेंदें लेने के लिए भीड़ के अंदर वापस चला गया। सार्थक ने भीड़ के बाकी छात्रों को कवर की तरह इस्तेमाल किया और सेकंड ईयर वालों से छुपते हुए बच गया। मनु ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? जो कोई भी उस लड़के को मारेगा या पकड़ लेगा वह हर तरह की सजा से आजाद हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के छात्र एक दूसरे को देखने लगे। वह पहले तो इन सब लफड़ों में शामिल नहीं होना चाहते थे और अब जब वह लोग इसका हिस्सा बन चुके थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। निशिका ने कहा, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? बस एक सेकंड पहले तुमने एक सवाल पूछने के लिए हम में से एक के साथ मारपीट करी थी। हमें नहीं पता है कि हम तुम पर भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं। मनु गुस्से से कहता है, ठीक है, तुम मदद नहीं करना चाहते हो ना, कोई बात नहीं। फिर मनु अपने साथियों को चिल्लाकर आदेश देता है, किसी को मत छोड़ना, इन सब पर हमला करो। तभी सार्थक का पीछा कर रहे पावर लेवल 4 के 2 छात्रों ने अब सार्थक को छोड़कर फर्स्ट ईयर के छात्रों को अपना निशाना बनाने की ठान ली। दोनों लोगों ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने अपना हाथ बाहर की ओर घुमाया और उससे पानी की एक बड़ी धारा निकलने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पानी की धारा किसी भी छात्र तक पहुंच पाती, एक बड़ा सा बर्फ का गोला कहीं से आता है और पानी की धारा से टकरा जाता है, जिससे पानी वहीं जम जाता है और अपने ही भार से नीचे गिर जाता है। बर्फ के गोले को निकालने वाला इंसान आगे आता है और अपनी तलवार निकालकर जमीन पर टिकाकर खड़ा हो जाता है। जब वह इंसान ऊपर देखता है और उसकी शक्ल दिखती है तो पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि भूमि है। भूमि कहती है, मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने पहले मुझ पर हमला करके अच्छा नहीं किया। एक सेकंड ईयर का छात्र भूमि से कहता है, अच्छा, भले ही तुम हमसे ऊंचे पावर लेवल की हो, लेकिन क्या तुमको सच में लगता है कि तुम अकेली हम पावर लेवल 4 के 2 लोगों से जीत सकती हो? तभी उन दोनों छात्रों में से एक छात्र को निशाना बनाते हुए एक तीर तेज गति से उसकी तरफ आता है, लेकिन इससे पहले कि तीर उनमें से किसी तक पहुंच पाता, एक मोटी मिट्टी की दीवार जमीन से निकलकर खड़ी हो गई और तीर उससे टकरा गया। निशिका ने तीर छोड़ा था लेकिन वह लगा नहीं। निशिका भूमि के साथ आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, वह अकेली नहीं है। सच बात तो ये थी कि निशिका पहले से इन सब में शामिल नहीं होना चाहती थी। अगर सार्थक मार खाना चाहता था तो इसका मतलब यह नहीं था कि निशिका भी उसके साथ मार खाए।
हालांकि निशिका ने इसलिए सार्थक का साथ देने की सोची क्योंकि उसे भी स्कूल में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। निशिका को पता नहीं था कि सार्थक वास्तव में कितना ताकतवर था, लेकिन उसे लगा कि सार्थक ने सेकंड ईयर वालों से लड़ने के लिए कुछ प्लानिंग तो करी होगी। और अब ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को वैसे भी कोई और बचाने वाला नहीं था। निशिका और भूमि के हॉल में बाकी ऊंचे पावर लेवल वाले छात्रों को गुमराह करने के साथ सार्थक को लगा कि अब बचे हुए लेवल 2 के छात्रों से निपटने का अच्छा मौका है। हालांकि यह उतना आसान नहीं होने वाला था जितना उसने सोचा था। सार्थक के ठीक पास से एक लंबी पतली वस्तु उस पर हमला करते हुए निकली। सार्थक के लिए यह हमला बहुत तेज था, उसके पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था। इस हमले से उसके शरीर पर चोट लग गई। हमले ने न केवल सार्थक की छाती को चोट पहुंचाई बल्कि उसे जमीन पर भी गिरा दिया। लेस देन 1320 HP ग्रेटर देन, सार्थक ने सोचा। एक हमले ने HP के 7 पॉइंट कम कर दिए। क्या थी यह चीज? सार्थक ने उस चीज को देखा जिससे उसे अभी चोट लगी थी। जब सार्थक उस चीज को देखकर पलटा तो उसने देखा कि मनु उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा है और उसने अपने हाथ में एक जीव हथियार का चाबुक पकड़ रखा था। मनु ने कहा, आज तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। मुझे नहीं पता कि तूने इतनी अच्छी तरह से जीव हथियार को कैसे एक्टिवेट कर लिया और मेरे लड़कों पर कैसे हमला कर दिया, लेकिन एक बात मैं तुझे फिर से याद दिला दूं कि तू एक निचले और कमजोर पावर लेवल का है और इस गलती की सजा तो तुझे मिल के रहेगी। इससे पहले कि सार्थक उठ पाता, वह पहले से ही दूसरे 6 सेकंड ईयर के छात्रों से घिरा हुआ था। बोर्ड से बंधे हुए पूरी घटना को देख अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका खून खोल रहा था। अर्जुन ने कहा, मुझे उसकी मदद करनी है, वह यहाँ सिर्फ मेरी वजह से मार खा रहा है, ये सब मेरी गलती है। अर्जुन के सिर में एक आवाज आए, यदि तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो मुझे टेक ओवर करने दो। उस असेंबली हॉल के अंदर एक लड़का ऐसा भी था जो नहीं जानता था कि क्या किया जाए और वह था प्रखर। प्रखर शुरू से ही पूरे समय असेंबली हॉल में खड़ा था, लेकिन उसने भीड़ में ही छिपना सही समझा ताकि उसे कोई देख न ले। जब उसने सार्थक को स्टेज पर अर्जुन की मदद करने के लिए आते देखा तो उसे और भी ज्यादा गिल्टी महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अर्जुन का पकड़ा जाना और बोर्ड पर ऐसी हालत में बंधे होने का कारण प्रखर ही था। प्रखर की वजह से आज अर्जुन की जान खतरे में थी। दूसरे दिन जब सेकंड ईयर वाले प्रखर से मिलने आए थे तो वे एक मकसद के साथ आए थे और उन्होंने प्रखर के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने प्रखर से कहा कि उसे अर्जुन को असेंबली हॉल में लाने में उनकी मदद करनी होगी और उसके बदले वह लोग प्रखर को कुछ नहीं होने देंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे। बेशक प्रखर को लगा कि उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर उसने सेकंड ईयर वालों की शर्त ठुकरा दी तो वह लोग उसे तब तक टॉर्चर करते रहेंगे जब तक कि वह उनकी बात मान न जाए। तो इसलिए प्रखर ने सोचा कि बहस करने का और लड़ने का क्या मतलब है जब आखिर में उसे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। प्रखर और अर्जुन की कॉम्बैट क्लास खत्म होने के बाद प्रखर ने अर्जुन को आगे प्रैक्टिस करने में मदद करने के लिए अपने साथ असेंबली हॉल में जाने के लिए कहा था। जब वह लोग हॉल में पहुंचे तो सेकेंड ईयर के छात्रों में मनु भी शामिल था, जो वहां छुपकर अर्जुन के आने का इंतजार कर रहा था। समय देखकर वे सब एक साथ बाहर आए और अर्जुन पर टूट पड़े। लेकिन जिस बात ने प्रखर को चौंका दिया था कि जिस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि उस पर हमला होने वाला है, उसने प्रखर को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। अर्जुन ने कहा, भागो प्रखर, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। अर्जुन को लगा कि सेकंड ईयर वालों ने उसे इसलिए टारगेट किया है क्योंकि वह अपने खाली समय में उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था। वह सेकंड ईयर के छात्रों से लड़ रहा था जब वे सभी अकेले थे। अर्जुन मनु के गिरोह को एक एक करके कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये सोचकर प्रखर कमरे से बाहर भाग गया और फिर बाद में जब बाकी छात्रों को इकट्ठा कर गया तब वापस आ गया। फिर जब प्रखर ने सार्थक को देखा, जो उसके जैसा ही कमजोर था लेकिन फिर भी सेकंड ईयर वालों के सामने खड़ा था, तो प्रखर को ये बात दिल पर लग गई। उसे बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया है। लेकिन अब प्रखर चीजों को ठीक करना चाहता था। जब उसे कोई नहीं देख रहा था और सभी का ध्यान अपने आसपास के झगड़ों पर केंद्रित था, तब प्रखर चुपके से असेंबली हॉल से बाहर निकल गया। इस बीच असेंबली हॉल के बीच में भूमि और निशिका उन 2 पावर लेवल 4 के छात्रों का सामना करने में व्यस्त थी। ये सब देखकर फर्स्ट ईयर के छात्र अपनी अपनी जान बचाने के लिए पूरे हॉल में फैल गए थे कि कहीं क्रॉसफायर में उन्हें चोट न लग जाए, लेकिन साथ ही मदद करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्हें ये पता नहीं था कि यह लड़ाई कौन जीतेगा और उन्हें लगा कि अगर वे गलत साइड में शामिल हो गए तो यह उनके लिए चीजों को और खराब कर देगा।
सेकेंड ईयर के छात्रों में से एक ने कहा, हे, तुम मेरी जगह आ जाओ, मुझसे अदला बदली कर लो। मेरी पानी की शक्ति इस लड़की के खिलाफ कमजोर है। दूसरे छात्र ने जवाब दिया, ओ डर गया क्या? मैं देख रहा हूं कि तुझे लेवल 2 वाली लड़की से लड़ना है। ठीक है, आजा, बस उसे जल्दी से खत्म कर दे। इसके साथ ही हमला करने के लिए तैयार उन दोनों ने अपना पूरा दम लगा दिया। पानी के शक्ति वाला छात्र निशिका के पास चला गया, जबकि पृथ्वी शक्ति वाला छात्र भूमि के पास चला गया। जैसे जैसे पृथ्वी शक्ति वाला यूजर भूमि के करीब आता गया, उसने जमीन पर अपना पांव पटक दिया और जमीन से एक नुकीला मिट्टी का टीला भूमि के तरफ बढ़ गया, लेकिन भूमि शांत रही। जैसे ही उस टीले की नोक भूमि की तरफ आए, उसने अपनी तलवार से उस नोक को एक ही झटके में काट दिया और उस टीला को भी आधा काट दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वह लड़का आश्चर्यचकित हो गया। उस लड़के ने सोचा, क्या ये जीव हथियार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगर यह मेरी पृथ्वी की शक्ति को काट सकता है, तो इसका मतलब क्या यह एक एडवांस्ड एयर बीस्ट वेपन है? हालांकि उस लड़के के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। तुरंत ही दूसरे हाथ से भूमि ने एक बर्फ का भाला बनाया और उसे उस लड़के की ओर फेंक दिया। यह देखते ही पृथ्वी शक्ति वाले लड़के ने अपनी हाथों को उठा लिया, जिससे जमीन से निकली एक मिट्टी की दीवार ने भूमि के हमले को रोक दिया। फिर उसने अपने हाथों को अलग कर लिया और उसी समय उसने जो मिट्टी की दीवार बनाई थी, वह दो भागों में बंट गई। लेकिन जब उसके सामने का नजारा साफ हुआ, तो उसे भूमि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ।